स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। लगातार न्यूज इंडिया ने नजर बनाई हुई है कि यूक्रेन में इस वक्त क्या ताजा हालात हैं। रूस का जो हमला है वो और भी ज्यादा तेज और आक्रामक होता जा रहा है। वहीं कीव के बाहरी इलाकों में रूस ने जबरदस्त हमला किया है। ये बड़ी खबर है। कीव के बाहरी इलाकों में तेज धमाके हो रहे हैं, फायरिंग की आवाज आ रही है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। आज ही कीव पर कब्जे की कोशिश में है रूस। तो आपको बता दें चौथा दिन है इस युद्ध का और लगातार यूक्रेनी सेना मुंह तोड़ जवाब देती हुई पुरजोर ताकत के साथ रिटेलिएट कर रही है यूक्रेनी सेना। इसी बीच कीव के बाहरी इलाकों में रूस ने जबरदस्त हमला किया है। तेज हो गया है हमला कीव के बाहरी इलाकों में और रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। कीव के बाहरी इलाकों में तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं, फायरिंग की आवाज आ रही है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। आज ही कीव पर कब्जे की कोशिश में है रूस। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को लगातार निकालने की कोशिशें जारी हैं। हम जयपुर में हमारे कुछ लोग लौटे हैं, कुछ भारतीय लौटे हैं। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि क्या कुछ वहां के हालात है। आपको बता दें कि यूक्रेन के हालातों की जानकारी यहां पर सीएम गहलोत ने ली है और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोई यूक्रेन से किसी भी माध्यम से यहां आता है उसका पूरा खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी। बच्चियां राजस्थान की सकुशल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से घर पहुंची है और राजस्थान सरकार की मंशा थी कि हमारी बच्चियां सकुशल आएँ, उनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो मुझे खुशी है कि हमारी सरकार के प्रयासों से विषम परिस्थितियों में भी होते हुए भी हमारी बच्चियां अपने घर वापस आ पाई। आज 8 बच्चियां बेटियां राजस्थान की आई हैं। ये हम लोगों के लिए एक तरह से खुशी की बात है कि इतनी मुसीबत में परेशानियों से जूझते हुए ये अपने घर आई। आज वापस उनका वेलकम हम लोगों ने किया मुख्यमंत्री जी की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि हम सुरक्षित इनके गंतव्य स्थान, इनके घरों तक इनको पहुंचा पाए, इनके पेरेंट्स को इनको हम लोग समझा पाए। ये हमारी कोशिश। छात्रों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। वहीं यूक्रेन से राजस्थान लौटे लोगों से सीएम अशोक गहलोत ने फोन पर बातचीत की और यूक्रेन के हालातों की ताजा जानकारी भी ली। बता दें कि इन छात्रों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोई यूक्रेन से किसी भी माध्यम से अगर आता है तो उसका पूरा का पूरा खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी। नहीं, अभी सर वो बोर्ड कर रहे हैं, रोमानिया में है। बोर्डिंग कर रहे हो? ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आप डोंट वरी, आप अपना सब दोस्तों को कहो, कोई चिंता नहीं करे, सब आप लोग पहुंच जाएंगे ढंग से। और यहाँ इंडिया में सब इंतजाम कर रखा आप लोगों के लिए, राजस्थान में भी और सब जगह कोई दिक्कत नहीं है। और सब स्टूडेंट वहाँ पे तो कॉन्फिडेंस में है। तो लगातार भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीएन झा, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, देखा ये जा रहा है कि कोशिशें तो लगातार पुरजोर तरीके से की जा रही हैं नागरिकों को, हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको हमवतन लाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त उन छात्रों को लेकर है जो कीव और खार्किव जैसी जगहों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इन जगहों पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। पूरी तरह से रूसी सेना बहुत आक्रामक जो है रुख अख्तियार किए हुए है। ऐसे में वो छात्र कैसे सुरक्षित स्थानों से, जो मेट्रो स्टेशंस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, बेसमेंट्स में छुपे हुए हैं, आखिर वो कैसे बाहर निकाले जाएंगे और कैसे बॉर्डर तक पहुंचाए जाएंगे? जी नितीशा जी, ये तो आपने बहुत सटीक सवाल पूछा है। देखिए, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, युद्ध जी, जहाँ पे के मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर अगर मारे जाते हैं तो वो शहर पे ही आके गिरते हैं, जहाँ पे और भी बहुत तरह के गोला बारूद गिर रहे हैं। लेकिन जो रूसी सरकार ने एक अभियान चला रखा है कि
जहां तक हो सके रिहायशी एरिया में कोई भी बमबारी नहीं होगी। तो इसीलिए जो भी विद्यार्थी, चाहे वो खार्किव में हैं, चाहे सेंट्रल यूक्रेन में हैं, उनसे भारत सरकार की जो 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 एम्बेसडर है, वहाँ पे एम्बेसी हैं जी, वो उनको यही कह रहे हैं कि अगर आप सेंट्रल इसमें है, सेंट्रल यूक्रेन में हैं, तो जहाँ पे हैं वहीं रहें। वहाँ पे जो अंडरग्राउंड है, अगर कोई बम का या कोई एयर सायरन या रेड का सायरन होता तो वहाँ चले जाएं, लेकिन अभी वहाँ रहें। देखिए, भारत सरकार पे सबको जरा विश्वास रखना पड़ेगा। आपने देखा है पिछले 2 दिन में वहां से 5 जहाज लोड करके, मतलब लगभग 1200 विद्यार्थियों को वहां से लाया गया है। और ये आसानी से नहीं आता है। ये पहले तो जो सीमावर्ती एरिया था रोमानिया का, वहां से उन्होंने किए हुए हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैंने मोगा से और पंजाब से कुछ विद्यार्थियों को कहते हुए सुना था कि वो विदिशा में रहते हैं। तो उन्होंने कहा था विनित्सा रोमानिया बॉर्डर से लगभग 120-130 किलोमीटर है। तो धीरे धीरे भारत सरकार जो है वो लोगों को लाने का दायरा बढ़ाते जा रही है, और यही चीज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कीव भी होगा, खार्किव तो बिल्कुल ऊपर में है, वहां पे रूस के सीमा से लगा हुआ है जी। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन में भारत सरकार रूसी सरकार से ही बात करे। जब एक बार खार्किव का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बदल जाए और सिर्फ रूसी सरकार का वहां पे कब्जा हो जाए, तो हो सकता है कि अपने भारतीयों को वहां से वो मॉस्को को इवैक्यूएट कर देंगे जी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जब तक वहां पे बम गिर रहे हैं, जब तक शेल्स वहां पे बरसाए जा रहे हैं, कोई भारतीय वहां से ना निकले। नितिशा जी, देखिए आपको सर मैं आपको रोकना चाहूंगी। बात दरअसल यही है, मेरी भी कई स्टूडेंट से बातचीत हुई है, उनका यही कहना, उनके मन में खौफ यही है कि जो गोला बारूद गिर रहा है वो ये देखकर नहीं गिरेगा कि आप किस नेशनैलिटी के हैं। और दिन में वो लोग बता रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में, स्कूल में छुपे होते हैं, और रात को हम अंडरग्राउंड जगहों पर चले जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये बच्चों के मन में डर है कि जब कोई गोला बारूद अगर और ज्यादा हैवी बमबारी होती है तो किस तरह से हमारी जान बचेगी। बच्चों के पास अब खाना भी खत्म हो रहा है, पानी की दिक्कतें आ रही हैं, तमाम तरीके की दिक्कतों से इस वक्त बच्चे जो है जूझ रहे हैं। बिल्कुल सटीक सवाल आपने पूछा है। देखिए, शुरू से हम आपको यही कहते आ रहे हैं कि तो रूस सरकार ने एक प्रण लिया है कि वो यूक्रेनी को अपने ही नागरिक समझते हैं, इसीलिए रिहायशी इलाके पे कोई बमबारी नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि पिछले 4 दिन में मैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, हमने जितने लोगों की आवाजें सुनी है, बातें सुनी है, हमें ये चीज पुष्टि मिल रही है कि एक भी मिसाइल रिहायशी इलाके में नहीं गिराया जा रहा है। जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं, जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सब सैन्य ठिकाने पे गिराए जा रहे हैं। तो जो वहां के सिविलियन इलाके हैं, जो रिहायशी इलाका है, वो अभी भी सुरक्षित है। ये जान लीजिए, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे किसी न किसी हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल में जितने लोग हैं उनका जो दाना, खाना पानी है, राशन है, वो वहीं से मिल रहा है जहाँ के खार्किव के जो बाकी सिविलियन पॉपुलेशन है उनको मिल रही है। दरअसल हो क्या रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 25 तारीख को उनकी फ्लाइट थी, क्योंकि जंग की आहट सुनाई दे रही थी, उनकी फ्लाइट थी, लेकिन इससे पहले कि वो फ्लाइट बोर्ड करते कीव पर हमला होने लगा, बमबारी शुरू हो गई। आपको मैं आप हमारे साथ बनाए रहिएगा। इस वक्त एक अहम खबर है, उसका मैं रुख कर लेती हूँ। पुतिन के ऑफर पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का वीडियो मैसेज सामने आया है। हम शांति चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है कि हम युद्ध का अंत चाहते हैं। वार्सो, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, बाकू में बात करने का ऑफर दिया है, और असली बात तब होगी जब बाहर बात करेंगे। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह साफ कहा है कि हम बात करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए उन्होंने जगहों का जो चयन करने के लिए कहा है वो वार्सो, बुडापेस्ट, इस्तांबुल या बाकू में से कोई जगह हो, ये उन्होंने कहा है। हालांकि रूस ने बेलारूस में बातचीत करने को कहा था। इसके जवाब में जेलेंस्की ने यह कहा कि बातचीत हम करना चाहते हैं, लेकिन जो जगह का आप चुनाव करें वो इनमें से कोई एक जगह हो, या तो बाकू में बात हो या वार्सो में हो।
इन जगहों के बारे में उन्होंने कहा है कि बाहर हमें बात करनी होगी, तभी बात हो पाएगी। तो लगातार यूक्रेनी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रिटेलिएशन बहुत स्ट्रांग है यूक्रेनी सेना का, लेकिन बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं इसमें यूक्रेन की जनता, यूक्रेन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर हो रहा है, और ये यूक्रेन को कई साल पीछे ले जा सकता है। आप ये मान के चलिए कि इस तरह का युद्ध अगर लंबा चलता है तो यूक्रेन यकीनन 2 दशक पीछे चला जाएगा डेवलपमेंट के मामले में। जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा, और जंग किसी भी चीज का हल नहीं होता है, ये भारत लगातार कहता आया है। अब जेलेंस्की भी लगातार बात करने की कोशिश करे। जेलेंस्की ने पहले भी पुतिन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन फोन पर नहीं आए थे पुतिन। अब आखिरकार पुतिन ने कहा कि ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन बेलारूस में करेंगे, जिसको राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नकार दिया कि बेलारूस में हम बात नहीं कर सकते हैं, हम बात ऐसी जगह से कहेंगे जहां से मिसाइलें ना दागी जाती हो। जेलेंस्की ने कहा है कि आप बाहर आकर बात करें तो ही समाधान हो सकता है। यूक्रेन में हजारों की संख्या में अभी छात्र और छात्राएं फंसे हुए हैं और लगातार सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन में कुछ छात्र हमारे भी संपर्क में हैं, जिन्होंने न्यूज इंडिया के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। हेलो, मैं उमेश साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, फोर्थ ईयर का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर क्यू में फंसा हुआ हूँ। जो मैं अभी इंडियन एम्बेसी के बगल में जो स्कूल है हमें वहाँ रखा गया है। मैं रुबीना बानो, मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ, और मैं भी यहाँ पे फ्लाइट के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे फंस गई हूँ और अभी एम्बेसी में है। और ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं। एम्बेसी का कहना है कि अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्यों में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। हमें भी पता है हालत ख़राब है, लेकिन ये हमें बता नहीं रहे हैं, और बाहर बहुत खतरा है। हम बोलते हैं कब तक आएगा, हमें रेस्क्यू कब तक किया जाएगा। भारत सरकार से कोई जवाब आया है कि नहीं, हम पूछते थे, कुछ बोलते नहीं हैं। और हम जब पूछ रहे हैं कि हमें जब बॉर्डर में जब दूसरे लोग जा रहे हैं 50 किलोमीटर दूर तक फंसे हुए हैं हमारे दोस्त, और जो शेल्टर में भी हैं उनका तो और हालत ख़राब है। हालांकि हम उनके छत्र छाया में हैं तो अभी हम ठीक हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त जो शेल्टर में जो फंसे हुए हैं उनका तो ना खाने का है ना पीने का है, पानी कुछ नहीं है, तो उनका हालत बहुत ख़राब है। हम लोग इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें यहाँ से जल्दी निकाल दीजिए, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है। रात को यहाँ पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं, हम लोग रात को सो नहीं पाते सही से। ये वार का सिचुएशन हमने कभी देखा नहीं है ना कभी हैंडल किया है, तो हमें तो ऑब्वियसली डर लगेगा ही, क्योंकि ये सब हमारे लिए पहली बार है। और यहाँ से जब फाइटर प्लेन गुजरेगा तो सबको डर लगेगा ही। आप इंडिया में बैठे हैं, आप ज़रूर सोच रहे होंगे, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। हमें जल्दी इवैक्यूएशन किया जाए, नहीं तो हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। कुछ बच्चे तो यहाँ से खुद से निकलने की ट्राई भी कर रहे हैं, और एम्बेसी बाहर लड़ाई हो रही है। एम्बेसी उसको बोल भी रहे हैं कि आप जाइए, अपने रिस्क पे जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बोल रहे हैं वक्जाल तक जाइए, उसके बाद हमारे आदमी हैं। लेकिन यहाँ से वक्जाल जाते तक, रेलवे स्टेशन जाते तक बहुत खतरा है, और हम उसको कैसे फेस करेंगे। टैक्सी बस कुछ नहीं चल रहा है, और यहाँ इन लोग हम बोल रहे हैं बस का तो हमारे लिए हम चले, या कोई गार्ड दे दो, तो ये बोल रहे हैं कोई बस चलाने को तैयार नहीं है, ना कोई गार्ड्स है। तो हम ये अनुरोध करते हैं, अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो आप भारतीय गवर्नमेंट से वो कीजिए और इंडियन आर्मी भेजिए यहाँ, और जैसे भी हो, चाहे रसिया हो चाहे यूक्रेन से, आप दोनों से अच्छे से बात कीजिए, सुलझा कीजिए सब चीज़ का। हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी प्रॉब्लम है। हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। वो हम पेरेंट्स क्या, हमारे रिश्तेदार सभी परेशान हैं। बार बार पूछते रहते हैं, हम हमारे चार्जिंग करने का कोई सुविधा है, चलो हम एम्बेसी के बगल में तो हम तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो शेल्टर में है हमारे दोस्त यार, वो तो बहुत बुरे तरह से फंसे हैं। उन लोग तो ना निकल पा रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन तक वहीं बंद है, उनका तो और बहुत गंदा हालत है। अगर जल्दी से जल्दी रेस्क्यू नहीं किया गया तो हम तो यही डर के मारे ही मर जाएंगे। रात को हमारे आसपास ही बम ब्लास्ट होते रहते हैं, नींद नहीं आती हम लोग। भारत सरकार से और
यहाँ के एम्बेसी से हमें यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकाला जाए। और एम्बेसी वाले जस्ट बोलते हैं कि निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे हमें नहीं पता। 3 दिन हो गए हमें यहाँ पे फंसे हुए। अगर विमान भेज रहे हैं, 1-2 विमान से क्या ही होगा, अगर भेज रहे हैं तो अच्छे, हम समझ रहे हैं परेशानी बहुत है, आप लोग भी सब चीज़ बैठ के ही वो करें, लेकिन इतना अगर लेट करेंगे तो यहाँ बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग भी यहाँ की खुद की राष्ट्रपति ने सलाह दे दिया कि आप भी लड़ने के लिए उतर सकते हैं, तो ये खुद गन लेके उतर गए हैं। तो हमें चलो आर्मी से डर नहीं है, दोनों के आर्मी से, लेकिन यहाँ के इंसान, यहाँ के जो रहने वाले हैं आम आदमी, वो हमें अगर चोट पहुँचाएंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे, हम किस पे भरोसा करें। अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम तो यहीं रह जाएंगे और यहीं मर जाएंगे। हम लोग इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें यहाँ से जल्दी निकाल दीजिए, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है। रात को यहाँ पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं, हम लोग रात को सो नहीं पाते सही से। ये वार का सिचुएशन हमने कभी देखा नहीं है ना, कभी हैंडल किया है, तो हमें तो ऑब्वियसली डर लगेगा ही, क्योंकि ये सब हमारे लिए पहली बार है। और यहाँ से जब फाइटर प्लेन गुजरेगा तो सबको डर लगेगा ही। आप इंडिया में बैठे हैं, आप ज़रूर सोच रहे होंगे, लेकिन हमें बहुत डर लगेगा, डर लग रहा है। हमें जल्दी इवैक्यूएशन किया जाए, नहीं तो हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। कुछ बच्चे तो यहाँ से खुद से निकलने की ट्राई भी कर रहे हैं, और एम्बेसी उसको लड़ाई हो रही है, एम्बेसी उसको बोल भी रहे हैं कि आप जाइए, अपने रिस्क पे जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये बोल रहे हैं वक्जाल तक जाइए, उसके बाद हमारे आदमी हैं, लेकिन यहाँ से वक्जाल जाते तक, रेलवे स्टेशन जाते तक बहुत खतरा है, और हम उसको कैसे फेस करेंगे। टैक्सी बस कुछ नहीं चल रहा है, और यहाँ इन लोग हम बोल रहे हैं बस कर दो हमारे लिए, हम चले, या कोई गार्ड दे दो, तो ये बोल रहे हैं कोई बस चलाने को तैयार नहीं है, ना कोई गार्ड्स है। तो हम ये अनुरोध करते हैं, अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो आप भारतीय गवर्नमेंट से वो कीजिए और इंडियन आर्मी भेजिए यहाँ, और जैसे भी हो, चाहे रसिया हो चाहे यूक्रेन से, आप दोनों से अच्छे से बात कीजिए, सुलझा कीजिए सब चीज़ का। हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। यहाँ पे खाने पीने की काफी प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी कोई। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, रूस के खिलाफ आयरलैंड का बड़ा फैसला, रूस के प्लेन को आयरलैंड से नहीं जाने देंगे। ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड भी नहीं होने देंगे उड़ान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस के खिलाफ तमाम देश, तमाम राष्ट्र अब सैंक्शंस लगा रहे हैं, चाहे आर्थिक की बात हो, चाहे एयर स्पेस बंद करने की बात हो। इसी कड़ी में आयरलैंड ने भी साफ कर दिया है कि रूसी विमानों को उड़ान नहीं भरने दिया जाएगा। रूस के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। रूस के खिलाफ आयरलैंड का ये बड़ा फैसला, और ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड भी उड़ान नहीं होने देंगे। तो इस वक्त यूक्रेन को पूरे विश्व से समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, तमाम राष्ट्र यूक्रेन के समर्थन में उतरे हुए हैं। और लगातार हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो जुड़े हुए हैं, वीएन झा साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। झा साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, आर्थिक सैंक्शंस तमाम लग रहे हैं, जिसकी रशिया को पहले से ही आदत है। उसकी सेहत पर कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता हमको। और अब एयर स्पेस भी बंद किया जा रहा है तमाम देशों का रूस के लिए। लेकिन क्या ये तमाम जो मदद की जा रही है, ये कहा जा रहा है यूक्रेन की मदद के लिए हम आ रहे हैं, क्या इस मदद का यूक्रेन को कोई फायदा हो पाएगा जमीनी स्तर पर? देखिए, जब तक वहां पे वॉर चल रही है, इसमें जो भी उसको फायदा होने वाला है जी, वो अगर डायरेक्टली वहां पे साजो सामान पहुंचाने के लिए अगर वो सक्षम है तो उनको फायदा होने वाला है। और वो भी ऐसे साजो सामान जिससे कि वहां की मिलिट्री ऑलरेडी ट्रेंड है। अगर कोई नई चीज आप भेजिएगा तो उसको समझने में, उसका ऑपरेशन करने में ही लगभग 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, उसके लिए अलग चाहिए होती है जी। दूसरी चीज ये है कि अभी आप यूक्रेन में सामान कैसे भेजिएगा, सारे एयरपोर्ट बंद हैं, वहां के एयर स्पेस जो है वो क्लोज हैं, तो इसीलिए वहां पे कैसे लेके जाइएगा। अगर आप बाय लैंड लेके जाना चाहते हैं तो उसमें भी खतरा है। तो जितने लोग अभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतने $1 मिलियन का सामान भेजेंगे, उससे अभी इमीडिएटली यूक्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत कम फर्क पड़ने वाला है अगर किसी तरह से कोई वहां पे साजो सामान लेके जा सके। और याद रखिए कि आखिर ये साजो सामान को यूज करने वाले कौन होंगे, वहां की मिलिट्री। लेकिन मिलिट्री वहां कितनी है और उसमें से कितने लोग मारे गए हैं, कितने सारे मिलिट्री स्टेशन तबाह हो गए हैं। जो कल का जो कम्युनिके था रूस का,
उसके हिसाब से छोटे बड़े लगभग 450 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स वहां के तबाह कर दिए गए हैं। तो ये जो सामान वहां पहुंचेगा, जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको मिलिट्री चलाने के लिए वहां मिलिट्री रहना तो चाहिए, बिल्कुल वो ऑपरेशनल तो रहना चाहिए। तो वही अगर नहीं रहेगा तो उसको पहुंच के क्या होगा। देखिए, एक बहुत बुरी चीज हुई है कि जेलेंस्की ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया हुआ है। हाँ। जो भी प्रोमिसेस की जा रही थी यूरोपियन यूनियन या नेटो द्वारा, उसको ओवर एस्टिमेट करके उसने सोचा कि शायद अगर एक तो उसने भी सोचा था कि लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि बुधवार तक या मंगलवार तक, पिछला मंगलवार जो गया है, हाँ। उस दिन तक रूस यही कह रहा था कि हम रूस पे चढ़ाई करने वाले नहीं हैं, बेलारूस को यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेंगे। लेकिन बुधवार को जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उसके बाद फिर कुछ चारा ही नहीं था। तो अब हकीकत ये है कि जितने मिलिट्री वहां पे बचे रहेंगे, उनको अगर वेस्टर्न कंट्रीज से मिलिट्री साजो सामान पहुंचेगी तो शायद उसको यूज कर सके थोड़े दिन ट्रेनिंग करने के बाद। इमीडिएट कोई यूज नहीं होगा। जी नितिशा जी। जी झा साहब, लुथियानिया ने ये कहा है कि हम साइबर टीम देंगे आपको। क्या आपको लगता है कि साइबर टीम कुछ मदद इस वक्त कर सकती है यूक्रेन की? रशिया की क्या प्लानिंग है, उस सब के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकती है यूक्रेन को? उससे कुछ मदद हो सकती है, क्योंकि जमीनी और हवाई रास्ते तो सारे बंद है, और कब कम्युनिकेशन के जरिए बंद हो जाए ये भी नहीं पता। देखिए, ये एक नई डेवलपमेंट है। लिथुआनिया जो है, लिथुआनिया नेटो कंट्री का है, नेटो हाँ। कंट्री का मेंबर है। तो साइबर एक्सपर्टाइज जो है लिथुआनिया के पास बहुत कम है, लेकिन अमेरिका के पास में है। तो अगर अमेरिकी सैनिक या और गैर सैनिक लोग लिथुआनिया में आके साइबर ऑपरेशन कर सकें तो वो शायद रूस को कुछ शायद थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं साइबर क्राइम द्वारा। देखिए, साइबर क्राइम में आप क्या कर सकते हैं? या तो आप रूस के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नाकाम कर देंगे, या कुछ और जो छोटी मोटी जो बाधाएं होती हैं कंप्यूटर में या साइबर स्पेस में, उसको कर पाएंगे। हाँ। लेकिन उससे रूसी मिलिट्री को क्या हानि होगी? हार्डली कुछ, उसमें कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कुछ हद तक मदद हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास जो है फर्क पड़े इस युद्ध पर, ये दिखता अभी नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का आपका झा साहब। तो तमाम खबरों पर हमने नजर बनाई हुई है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया है। तमाम राष्ट्र मदद के लिए आ रहे हैं सामने, लेकिन ये मदद आखिर यूक्रेन तक पहुंचेगी कैसे? इस युद्ध में फर्क कैसे पड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। बहुत ब्रॉडर विजन से हमें इसको देखना होगा। यूक्रेन ने भारत से भी बात की है, मदद की गुहार भारत से भी लगाई है, और भारत लगातार दोनों ही राष्ट्रों को से बात कर रहा है, समझाइश की भी कोशिश की जा रही है। तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर।